In last class, we have discussed what is RDA and how we can plan a menu in canteens in school, how it is being planned. So, and we studied groups, food groups कितने होते हैं, हमें उनको सब में से चूज करना है for complete all nutrition. एंड बीच बीच में मैं थोड़ा अवेयरनेस करती हूँ फैट रिलेटेड, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिए. आप अपने आसपास भी अवेयरनेस करिए, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में. मेक श्योर आपका आपके सराउंडिंग में सबका जो लिपिड प्रोफाइल है वो ऑप्टिमम हो. Now today we will discuss about problems that affect feeding patterns and nutrition are. What is obesity? Obesity में क्या होता है generally? In practical way, when you see obese person, उनका generally आप देखेंगे they eat very fast. वो जल्दी जल्दी खाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और कैलोरी उनकी ज़्यादा हो जाती है. सेकेंड थिंग, वो अगर कम भी खा रहे हैं तो वो ऐसी चीजें खा रहे हैं जो कैलोरी कम क्वांटिटी में ही कम वॉल्यूम में ज्यादा दे रही है, लाइक शुगरी थिंग्स और फैटी थिंग्स. ठीक है. One problem is that a diet which consists of high calorie food only may lead to obesity. If a teenager is overweight, she is made fun of, है ना, लोग मजाक उड़ाते हैं. एंड एक तरह से मुझे जो लगता है आजकल बहुत ही बोला जाता है ओबेसिटी है, डोंट शेम ऑन योर बॉडी, बट वी शुड अवेयर ऑन आवर बॉडी. ओके, अगर हम इसको इतना ज्यादा कॉमन बना देंगे ओबेसिटी को, ठीक है कोई बात नहीं, मोटे ही तो है, ठीक है, तो लोगों में इस चीज के लिए अवेयरनेस कम रहेगा, लोग नोटिस कम करेंगे. लाइक फॉरेन कंट्रीज में इट इज वेरी कॉमन. ओके, तो डोंट हमें शेम नहीं करना है, बट वी शुड अवेयर ऑन our body. Okay, this may affect the physiological and social maturation of teenager is the adolescent. Eventually, obesity will alter metabolic function and lead to elevation of blood pressure and raise blood level of triglyceride, glucose, etc. मैंने ये चीज बताई थी आपको, आप अगर कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें नहीं भी खाते हैं तो भी अगर एक्स्ट्रा फैट खा रहे हैं तो अल्टीमेटली आपके बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड एंड VLDL, LDL कोलेस्ट्रॉल बन जाता है. ओके, अगर आप ज्यादा फैट भी नहीं खा रहे हैं, आप कार्ब्स खा रहे हैं, जो आप कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन उसको एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं जितना, तो अल्टीमेटली वो भी स्टोर हो जाएगा. जितना आप खा रहे हैं उतना आप खर्च नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वो सेव होगा ना. जैसे हम मनी को जितना कमाते हैं उतना खर्च नहीं करते, उसको क्या हो जाता है, फिर वो सेव होता है. तो वैसे ही आप अपनी एनर्जी जितना यूज ले रहे हैं उतना खर्च नहीं करेंगे तो वो सेव होगा. किस फॉर्म में? फैट के फॉर्म में, एंड अल्टीमेटली वो बॉडी को हार्म करता है. तो इससे क्या होगा, हार्ट डिजीजेस होंगे एंड रिस्क होगा. When he becomes an adult, तो जो एडोलेसेंट में अगर वो फैटी है पर्सन, तो एडल्ट एज में 90% चांसेस हैं कि उसको
coronary artery disease and कुछ भी heart diseases होने का chances होगा. Then second is acne. Acne हो सकता है बच्चों को adolescent age में. अगर जिनका optimal body weight है उनको chances कम होते हैं acne होने के. दो रीजन से होता है जनरली, एक तो फैट की वजह से और एक बैक्टीरिया की वजह से. तो सेकेंड रीजन है जो फैट की वजह से, उस केस में ओबेसिटी एक रीजन है. अल्कोहल भी एक रीजन है फैटी होने का. टीनेजर्स मे ड्रिंक अल्कोहल फॉर फन इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स. व्हाट दे मे must take care of is that it should not become an addiction. It is written not become an addiction, but I want to say it should not be taken at the age of during teenager. Okay, teenage. Alcohol is not a food. Moreover, it adversely affects appetite and nutritional status of an individual. Alcohol gives only fat, only energy, that is empty calories. ठीक है, उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं होता है. डायबिटीज थर्ड थिंग जो ओबेसिटी करता है, दैट इज डायबिटिक. डायबिटीज के लिए प्रोन हो जाते हैं जो ओबेज होते हैं. अ डायबिटिक एडोलेसेंट मस्ट बी गिवन इंसुलिन इन इट्स important that he or she is provided with normal and nutritionally adequate diet. The diet should be satisfied the flexible enough, or else the teenager will find it very hard to adhere to it. Teenage pregnancy. Families who are not financially well off get their teenage daughter married off at the very early age. As a result, many adolescent girls become pregnant. Nutritional needs during this time should be taken care of so that the pregnant teenager has enough food for her and her baby growth. We must encounter adolescents who suffer from the other health problems like asthma, atherosclerosis, and bone disorder, etc. For each of the condition, we must take adequate and appropriate care under the doctor guidance and dietitian, so that there will be no detrimental effect of his her health in the future. अगर एडोलेसेंट एज में ही हम पकड़ लेंगे कि उसका क्या हेल्थ इश्यूज है, देन आगे चल के उसको डिजीजेस होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे. Simple nutritious diet rich in iron, plenty of fruits and vegetables, low fat and low sucrose diet with plenty of exercise and sports can in fact ensure good physique and long term good health. ठीक है, बेसिकली क्या करना है, बैलेंस डाइट खाना है एंड थोड़ा एक्सरसाइज करना है एंड थोड़ा मेडिटेशन भी करना है फॉर मेंटल, बिकॉज हेल्थ मीन्स कंप्लीट हेल्थ, इट इंक्लूड्स मेंटल हेल्थ ऑल्सो. सो आपको फिजिकल हेल्थ के लिए यू हैव टू टेक गुड डाइट एंड फिजिकल एक्सरसाइज, एंड मेंटल हेल्थ के लिए यू कैन डू एनी म्यूजिक एंड yoga and all. Okay, and one thing that troubles in today's meal, that processed food, जो मेयोनीज है, चीज है, जो प्रोसेस्ड चीजें हैं, उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज समटाइम्स नहीं भी होता है, लेकिन उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में एंड हमारा गॉल ब्लैडर को ट्रबल करता है. तो वो चीजें बहुत हार्म करती हैं ब्लड को एंड और हमारी बॉडी को. तो दैट शुड बी रिड्यूस्ड इन आवर डेली डे टू डे लाइफ. वी शुड नॉट बाय दीज थिंग्स, एटलीस्ट खुद से नहीं खरीदना है. समटाइम्स आपको कुछ ऐसा पार्टी में गए जहां आपको ये सब खाना ही पड़ रहा है, इट्स ओके, बट यू शुड नॉट परचेज दीज थिंग्स. In pregnancy and lactation are unique period in the life cycle. They occupy a critical place in the life cycle and have health and social importance of individuals, families, and society. How? Because they are growing a
न्यू लाइफ इन देयर बॉडी। तो जब भी वो पैदा होगा, अगर वो उसका अच्छा हेल्थ नहीं होगा तो रीजन वाज लाइक उसका प्रेगनेंसी लाइफ, राइट। अगर वो प्रेगनेंसी में उसको अच्छी हेल्थ दे पाएगा, अच्छा ग्रोथ दे पाएगा मदर, देन उसके आगे की लाइफ काफी सेफर हो जाएगी, राइट। एंड प्रेगनेंसी में आजकल जीडीएम बहुत होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जिसकी वजह से मदर को भी आगे चल के डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं, एंड बेबी भी ओबेज और डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। रीजन बिहाइंड दिस, दे आर ओबेज मोस्टली प्रेग्नेंट, लाइक जिसको भी जीडीएम होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है, जो प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाता है, सिर्फ प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन होता है, मोस्टली उनके लास्ट ट्राइमेस्टर में। इस टाइम में वैसे लोगों को ज्यादा होता है जो बहुत ज्यादा इनएक्टिव हैं और शुगर इनटेक ज्यादा है, क्योंकि पहले टाइम में ये बहुत कम होता था। अभी समटाइम्स डॉक्टर्स भी मना करते हैं मूवमेंट के लिए, समटाइम्स कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती क्योंकि वो मूव नहीं करते। तो इनकी वजह से मोस्ट ऑफ द पेशेंट हैव डायबिटीज मेलाइटस जेस्टेशन। इवन वन ऑफ माय पेशेंट वाज डॉक्टर एंड उनको डायबिटीज मेलाइटस जीडीएम था। तो एक डाइट फॉलो करने से उनका नॉर्मल हुआ एंड प्रेगनेंसी हेल्दी हुई उनकी। तो मेनली वी शुड अवॉइड शुगर्स। शुगर्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। नेचुरली जो हमको फ्रुक्टोज के फॉर्म में जो फ्रूट्स में मिलता है वो सब खा सकते हैं, बट जो चीनी है उसको, कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी एंड ये सब चीज़ें अवॉइड करें। थोड़ा मूवमेंट करना है, कॉम्प्लिकेशन वैसा कुछ नहीं है कि जिसमें पेशेंट का मूवमेंट बिल्कुल बंद है। नॉर्मल अगर ग्रोथ है तो मदर को जरूर मूव करना चाहिए, उससे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाते हैं, पेनक्रियाज अच्छे से काम कर पाता है, इंसुलिन अच्छे से फॉर्म कर पाता है। तो पेशेंट शुड मूव एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे, वॉक जरूर करना चाहिए। Now, during pregnancy, the unborn child grows from a single cell to an infant that is ready for life outside the womb. Many physical changes also take place in the mother, so support her developing offspring, regulate her own metabolism, and prepare her for labor, birth, and lactation. Changes in the mother are anatomical, physiological, and complex, affecting almost every function of the body. Okay, हमारा सारा ही डाइजेशन एंड ऑल सब कुछ इफेक्ट होता है जब प्रेग्नेंट होते हैं। तो जो उनके सराउंडिंग में उनके फैमिली है, फ्रेंड्स है, दे शुड सपोर्ट हर। दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ maternal fetal system, which creates the most favorable environment possible for the developing child. Many of these changes are apparent in the very early weeks. It is necessary to conduct biochemical tests at suitable intervals, such as in the first, second, and third trimester, to follow these changes and determine if there is a deviation of cell for an intervention. The most common measurement of nutritional importance done routinely in India is hemoglobin in the second, third trimester. Measurement of blood pressure and fundal height are other two measurements done routinely to determine high-risk pregnancies and development of the fetus. यहाँ पे सिर्फ मेनली हीमोग्लोबिन का दिया है, क्योंकि ये बहुत पहले जनरली उतना हेल्दी खाना लोग नहीं खाते थे, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना। आजकल खाना तो अच्छा अवेलेबल है, लोगों की लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुई है पहले से, लेकिन शुगरी कंटेंट बढ़ गया है, ना कि उनका दूसरी चीजें। तो पहले मोस्टली आयरन डिफिशियंसी हुआ करती थी, अभी थोड़ी आयरन डिफिशियंसी भी है। अभी जेस्टेशनल जीडीएम ज्यादा हो गया है, यूरिक एसिड हो जाता है पेशेंट्स को थर्ड ट्राइमेस्टर में एंड जीडीएम हो जाता है।
तो एंड आयरन इसीलिए हो जाता है क्योंकि आयरन के लिए आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, नॉन वेज खाना है, तो वो सब चीज़ें लैकिंग रह जाती हैं। लोग जो टेस्टी लगता है लाइक शुगरी थिंग्स वही इंक्रीज कर लेते हैं। एंड इस टाइम में जो रिक्वायरमेंट है वो आयरन का बढ़ता है, कैल्शियम का बढ़ता है, प्रोटीन का बढ़ता है, तीन ही बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम ही बढ़ता है। तो लोग जनरली ज्यादा खिलाओ करते हैं, उस चक्कर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, राइस ज्यादा खिलाओ, खीर खिलाओ, ये हलवा खिलाओ, है ना। तो ये सब चीजें सिर्फ आपको कैलोरीज देती है। आफ्टर डिलीवरी भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा घी, हलवा ये सब खिलाते हैं। तो पहले जमाने में जो घी, हलवा ये सब देते थे, तो उस टाइम जो वुमेन होती थी थोड़ा मूवमेंट तो करती थी और उसका ओवरवेट पहले से नहीं होता था, फैट डिपोजिशन पहले से नहीं होता था। बाद में क्योंकि उसको लैक्टेशन करना है इसीलिए घी, हलवा ये सब खिलाते थे। अभी के केस में थोड़ा चेंज होगा क्योंकि डिपोजिशन ऑलरेडी है फैट का बहुत सारा पहले से ही इन एवरेज। एंड अभी भी अगर सेम घी, हलवा ही खिलाएंगे तो फिर नहीं होगा। पेशेंट को अभी घी कम देना है एंड प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा देनी है। ओके। एंड अभी के केस में क्या होता है, मदर मोस्टली फीड भी नहीं करा रहे हैं, तो उससे भी उनकी रिक्वायरमेंट जो एनर्जी की है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं है और फिर भी हम खा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वो डिपोजिशन होगा। एंड फिर कुछ प्रेग्नेंट वुमेन लाइक लैक्टेटिंग वुमेन कहते हैं मेरा तो सीजर हुआ था इसीलिए डिपोजिशन हो गया, अदरवाइज तो मैं पहले मोटी नहीं थी। मगर सीजर एंड नॉर्मल डिलीवरी किसी में भी ऐसा नहीं है कि वेट लॉस नहीं हो सकता, दोनों ही केस में हो सकता है। सीजर में इसीलिए मोस्टली हो जाता है क्योंकि उसके बाद लोग मूवमेंट नहीं कर पाते पेन की वजह से एंड स्टिचेस की वजह से, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीजर होगा तो वेट गेन होगा एंड नॉर्मल डिलीवरी है तो वेट गेन नहीं होगा, है ना, या कम होगा। बट दोनों ही केस में आप नॉर्मल रह सकते हैं। अगर आप ज्यादा मूव कर रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, दैट इज साइंटिफिक। अगर आप कम मूव कर रहे हैं तो कम खाना है, कम कार्ब्स लेना है। प्रोटीन आप खाइए अच्छे से एंड मिनरल्स एंड विटामिन, आयरन अच्छे से खाइए। बट आपको आयरन ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि उसके बाद भी काफी टाइम तक ब्लीड होता है तो हमें आयरन की ज्यादा जरूरत होती है। मगर कार्ब्स की, घी की, हलवे की जरूरत नहीं है। नट्स खाइए, नट्स पहले नट्स के लड्डू वगैरह होते थे वो अभी भी खा सकते हैं, लेकिन घी की क्वांटिटी आज के डेट में अगर वुमेन सिटिंग पोजीशन में है, मूवमेंट नहीं कर रही है, फीड नहीं करा रही है बेबी को, तो दे डोंट नीड सो मच फैट। वो अल्टीमेटली डिपोजिशन होगा और लेटर ऑन वो स्टबन फैट हो जाता है, फिर मुश्किल होती है उनको ही। वाटर इनटेक मस्ट बी इंक्रीजेस इन प्रेगनेंसी। वाटर इनटेक काफी ज्यादा होना चाहिए। समटाइम्स यूरिक एसिड बॉडी में डिपोजिशन होने लगता है, तो यूरिक एसिड को निकालने के लिए इज द इजीएस्ट मेथड। यूरिक एसिड बॉडी से कैसे निकलता है, यूरिक एसिड जब भी हम पानी पीते हैं वो सॉल्युबल होता है यूरिक एसिड उसके साथ एंड वो यूरिन बन के उसमें निकल जाता है। बट अगर हम पानी कम पिएंगे तो यूरिक एसिड कैसे बाहर निकलेगा। तो व्हेन patient is suffering from high uric acid, you have to increase your water intake. Normal intake is 2.5 to 3 liter, and इस केस में जब यूरिक एसिड बढ़ता है, नॉट इन ओनली इन प्रेगनेंसी एंड ऑल, आपको नॉर्मल केसेस में भी जब पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा होता है आपको 5 to 6 लीटर्स पानी पीना है। एंड इट इज काइंड ऑफ सॉल्ट। यूरिक एसिड भी सॉल्ट की तरह दाने दाने होते हैं, लाइक ओके, जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जो भी लाइक क्रिस्टल्स हैं छोटे छोटे, उनको आप जैसे ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा, तो सबसे नीचे जाके प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, जम जाएंगे। वैसे ही हमारी बॉडी में भी जब वो ब्लड पूल में सर्कुलेट होके यूरिन से नहीं निकल रहा है तो अल्टीमेटली वो बॉडी के लोअर साइड में जाके जम जाता है, लाइक फुट में, एंड फिर पेन होता है एंड स्वेलिंग हो जाता है, समटाइम रेडनेस होता है और चलने में तकलीफ होती है एंड इट इज पॉइजनस फॉर आवर बॉडी। तो उसको निकालना है। तो वन थिंग आई टोल्ड यू कि आपको ज्यादा पानी पीना है एंड सेकेंड थिंग क्या करना है, जब भी आप कोशिश करिए कि मूवमेंट ज्यादा नहीं करना है। जब भी पेन है या पैर में स्वेलिंग है उस केस में आपको, अगर मोस्टली फुट में ही होता है, अगर बॉडी ऐसे है तो ये फुट है अगर आपका, तो फुट को एलिवेट करके रखना है। ओके, ये मान लीजिए फुट है, इसको ऐसे आप सो रहे हैं तो इसको उठा के रखना है,
नीचे पिलो लगाना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये ब्लड सर्कुलेशन होगा इधर, ठीक है। उसके साथ में क्या होगा, यूरिक एसिड भी आएगा ब्लड पूल में और सर्कुलेट होगा और यूरिन बन के पास आउट इजीली होगा। नहीं तो ये आप हमेशा लेग ऐसे ही रखते हैं ना, हम बैठे रहते हैं तो लेग हमेशा नीचे रहता है, तो वो आके प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसको चांस नहीं मिलता इजीली सर्कुलेट होने में, क्योंकि दैट इज क्रिस्टल्स, छोटे 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 सॉलिड पार्टिकल्स होता है, तो वो इजीली नहीं निकल पाते, वो जम जाते हैं। तो उसको आपको एलिवेट करके रखना पड़ेगा। कोशिश करना है कि आपको घर पे रहे और उसको एलिवेट करके रखें। जब भी आपको मौका मिल रहा है उसको बॉडी से उठा के रखें, या फिर आप जब भी बैठे हैं तो लेग फोल्ड करके, जैसे हम ऊपर की ओर लेग करके बैठते हैं वैसे ही करने का कोशिश करिए। सबसे लोअर पार्ट में उस लेग को नहीं रखना है, तो वो इजीली बॉडी से निकल जाएगा। एंड एक बार किसी को भी यूरिक एसिड आता है उसके बाद उनको ध्यान रखना है डाइट में कि वो ज्यादा नॉनवेज नहीं खाए। सबसे ज्यादा क्रिएट करता है जो प्यूरिन है वो नॉनवेज वाली चीज है, मसल वाली चीज है, फिश चिकन मीट है ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्यूरिन बनाती है एंड यूरिक एसिड बनाती है। एंड अनदर वन थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर हम बहुत देर तक फास्टिंग रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, लाइक जूसेस भी नहीं ले रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक फास्टिंग है, फ्रूट्स भी नहीं ले रहे, तो एनर्जी चाहिए बॉडी को। वो बॉडी कहाँ से एनर्जी लेगी, तो बॉडी का मसल ब्रेक डाउन होके वो एनर्जी को यूज करता है। तो बॉडी का मसल भी अल्टीमेटली जब ब्रेक डाउन होगा तो वो यूरिक एसिड बनाएगा और फिर उस टाइम हमारी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो जिनको भी यूरिक एसिड की कंप्लेन होती है तो उनको ध्यान रखना है कि उनको फास्टिंग नहीं करना है लॉन्ग ड्यूरेशन तक। सेकेंड थिंग, पानी ज्यादा पीना है। थर्ड थिंग, अगर कहीं पे स्वेलिंग आई है उसको एलिवेट करके रखना है, ठीक है। दैट इज द मंत्रा ऑफ फॉर यूरिक एसिड। द नेम ऑफ दैट डिजीज इज गाउट। गाउट बोलते हैं पर्टिकुलरली जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है। सो नाउअडेज, पहले सिर्फ एक प्रॉब्लम हुआ करती थी प्रेगनेंसी में, दैट इज डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आज के डेट में डिफिशियंसी ऑफ आयरन, सेकेंड आपका ओबेसिटी, थर्ड आपका जीडीएम, उसी की वजह से रिलेटेड है दोनों, जीडीएम एंड आपका ओबेसिटी। थर्ड इज कैल्शियम डिफिशियंसी भी होती है क्योंकि कैल्शियम इनटेक उतना नहीं होता है। एंड वन मोर थिंग जो काफी कम है, दैट इज यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है आजकल के पेशेंट्स में। %90 of diseases you can cure through diet. These are scientific. You can work on it. Like जो ट्रॉमा है, इन सब केसेस में हम कुछ नहीं कर सकते। इवन इन एक्सीडेंट्स वी नीड लाइक डाइट चेंज। क्या करना है उसमें, जब भी एक्सीडेंट्स है या कुछ है, कोई चोट आई है, ब्लड लॉस हुआ है, तो देयर यू हैव टू इंक्रीज योर आयरन एंड प्रोटीन, क्योंकि वहां पे सेल डैमेज हुआ है, सेल को रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए। नॉर्मल कितना प्रोटीन होता है, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, एंड स्पेशल केसेस में वो 2 to 2.5 ग्राम तक भी हम लेके जा सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स आते हैं बीच बीच में जिनको नॉलेज नहीं है, कुछ भी छाप देते थे इधर उधर, उसमें कह देते हैं कि ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी फेल हो जाता है, लेकिन एक रेंज है, लाइक 2.5 ग्राम पर डे पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे आप खा सकते हैं, उतनी रिक्वायरमेंट होती है। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स जो बेड रिडन होते हैं, जो काफी वीक होते हैं, उनको दिया जाता है। बर्न केसेस में 2.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको देना ही है। दैट इज ऑल्सो पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सो इन सब का चेक रखने के लिए जीटीएम है कि नहीं, आयरन डिफिशियंसी है कि नहीं, आपका टेस्ट होता है एटलीस्ट
हर ट्राइमेस्टर में एक बार होता है, वो आपको करना चाहिए। उससे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है। अगर हम डिफिशिएंट है किसी चीज़ में, आयरन में डिफिशिएंट है, डीएचए में डिफिशिएंट है, तो बच्चा का मेंटल ग्रोथ एंड ऑल में इफेक्ट होता है। एंड अगर एलिवेटेड ब्लड शुगर है तो डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। जब तक आपका नॉर्मल नहीं होगा ब्लड शुगर लेवल, आपका डिलीवरी नहीं कराएंगे डॉक्टर। Now here is term placenta. What is placenta? Placenta एक बैग होता है जिसके अंदर बेबी होता है, ठीक है। फीटस बोलते हैं, उसको फीटस बोलते हैं। प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिशन जो प्रेग्नेंट वुमन खाती है वो फीटस तक कैसे जाता है? Placental transfer of nutrition, also called the lifeline of the fetus, okay, because उसमें जो कॉर्ड होता है वही कनेक्टेड होता है फीटस से, इसलिए उसको एक लाइफलाइन बोला जाता है। The placenta is a the placenta is a transitory structure which develops during pregnancy and lies implanted on the uterine wall. यूट्रस होता है, उसके अंदर वॉल होती है, इसके अंदर इम्प्लांटेड होता है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड विद द फीटस थ्रू द अम्बिलिकल कोड, है ना। जब डिलीवरी होता है, समटाइम्स अगर किसी ने देखा हो तो एक कॉर्ड के साथ वो कनेक्ट होता है बच्चा, जो मदर से कनेक्ट होता है और प्लेसेंटा होता है, और बीच में कनेक्शन किससे होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड से। उसको आज की डेट में सेव भी किया जाता है, उसका कुछ पोर्शन आप प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। आगे चल के अगर बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होती है तो उस कॉर्ड में जो ब्लड होता है उसके हेल्प से, उसमें जो स्टेम सेल्स होते हैं उसकी हेल्प से उसको क्योर किया जाता है। So umbilical cord is very important. The fetus derive all its nutrition from the mother across the placental barrier. If the consumption, absorption and utilization of the nutrient by the mother and the transport of nutrient across the placental barrier are inadequate, then fetal malnutrition develops. Okay, dietary inadequacies are a major cause of fetal undernutrition in developing countries. Maternal diseases such as diabetes and hypertension compromise the delivery of nutrition across the placenta to the fetus. So this time डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इवन प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले से पेरेंट्स को अच्छी डाइट लेनी चाहिए। रोल ऑफ प्लेसेंटा इन फीटस न्यूट्रिशन nourishes the fetus। क्या रोल है? फर्स्ट इज नरिश करता है फीटस को, क्योंकि इसी के थ्रू न्यूट्रिशन जाता है जो भी मदर खाती है। प्रेग्नेंट वुमेन जो भी खाते हैं उसमें उसके थ्रू ही जाता है। इट फैसिलिटेट्स ट्रांसफर और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर टू फीटस। नंबर 2, रिमूव्स वेस्ट। बेबी का भी वेस्ट निकालना पड़ेगा, है ना, तो मदर के ही थ्रू निकलेगा। तो पिक्स अप फीटल वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज CO2, यूरिया, बिलिरुबिन, ठीक है। तो समटाइम्स अगर मदर का ही बढ़ा हुआ रहेगा तो बेबी में भी चांसेस हैं कि यूरिया लेवल बढ़ सकता है। तो मदर का यूरिक एसिड एंड यूरिया नॉर्मल रखना बहुत जरूरी है। फीटल लंग performs the respiratory, absorptive and excretory function that the fetus lung, digestive system and kidneys will provide after birth. Protective barrier. It is a protective barrier. Protects the fetus from harmful agents which are of high molecular weight
including proteins except maternal immunoglobulin G, immunity to the fetus. एंड उसमें जो फ्लूइड होता है वो काफी प्रोटेक्ट करके रखता है बेबी को. जब भी कुछ लाइक चोट लगती है तो इतना सफिशिएंट फ्लूइड होता है कि बेबी को चोट नहीं लगती. Endocrine gland produces several hormones that maintain pregnancy and prepare the mother breast and lactation. During pregnancy ही prepare होने लगते हैं lactation के लिए. Maternal weight gain. A pregnant woman must gain about 7 to 10 kg during the entire pregnancy. Ideally, a mother should begin her pregnancy at the appropriate weight for her height. It is advisable that during the first 3 months, the pregnant woman should put on approximately 1 to 2 kg. Okay? First trimester मतलब शुरू के 3 महीने में से 2 kg तक बढ़ना है. Thereafter, her weight gain should be at the rate of about 2 kg per month. Maternal weight gain represents two major components. Number one, the product of conception, that is the fetus amniotic fluid and the placenta. First trimester में amniotic fluid इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो उस टाइम इसलिए इतना कम वेट बढ़ता है. नंबर टू, मेटर्नल टिश्यू गेन. सेकेंड क्या होता है, फर्स्ट तो फीटस फ्लूइड होता है, प्लेसेंटा का फ्लूइड की वजह से वेट होता है, ठीक है, क्योंकि बेबी का वेट कितना ही होता है, 3 kg मैक्सिमम 4 kg है ना, नॉर्मली 4.5, उससे ज्यादा नहीं होता है. तो वेट जो इतना बड़ा 10 kg वो कहाँ से बढ़ा, वो बना फ्लूइड से जो प्लेसेंटा के अंदर है. प्लेसेंटा का भी फ्लूइड है जो बेबी का वेट नहीं है. Maternal tissue gained expansion of blood and extracellular fluid enlarged the uterus and mammary gland. Fat थोड़ा deposition होता है. Adipose tissue is written, that means fat tissue only. तो fat deposition होता है for future use. थोड़ा तो fat store करना है क्योंकि आगे चल के उसको यूज करना है फॉर लैक्टेशन. तो अल्टीमेटली ये हार्मोन्स है बॉडी में कि हमको स्टोर करके अभी से बनाना है. These physiological changes contribute towards the increased nutrition demand on the nutritional status of the expectant mother. जो भी मदर है होने वाली है उसके लिए जरूरी है फिजिकल चेंजेस. In India, the weight gain during pregnancy for the upper economic group is 11 kg and the lower economic women is only 6 to 7. Because they eat less and वो काम करते रहते तो उतना नहीं बढ़ता है. Lower weight gain is associated with increased risk of interuterine growth retardation and perinatal mortality. अगर बहुत कम वेट गेन होगा तो ये चीजें होंगी. जो इंटरयूटेराइन यूट्रस के अंदर जो ग्रोथ है, इंटरयूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर जो ग्रोथ है वो रिटार्ड होगा. दैट मीन्स अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा. तो प्री होना चाहिए यहाँ पे. प्रीनेटल मोर्टिलिटी, जो नेटल है जो बच्चा है उसका मरने का चांसेस हो सकता है, डेथ का चांसेस हो सकता है क्योंकि उसका ग्रोथ ही अच्छे से नहीं हुआ. तो बहुत कम भी डाइट नहीं लेना है. इट इज अनयूजफुल. दिस इज यूजफुल टू डिफाइन सर्टेन टर्म्स हियर व्हेन अ बेबी इज बॉर्न फुल टर्म. कितना होना चाहिए, 9 months है ना, 39 to 40 weeks होता है. तो इस टाइम में प्रॉपरली वो टाइम मिलता है उसे और वो अच्छे से ग्रोथ हो पाता है. समटाइम्स 7 months तक भी हम डिलीवरी करा सकते हैं, 7 month के पहले नहीं करा सकते. This is 39 to 40 weeks of gestational but has a
weight less than 2.5 kg, the baby is referred to a low birth weight. अगर वो पूरा 9 months में यानी कि 40 weeks में भी पैदा हुआ है एंड फिर भी उसका वेट 2.5 kg जैसा है तो उसको हम LBW बोलेंगे, लाइक लो बर्थ वेट ही बोलेंगे baby. But if a baby is LBW, yeah. But if a baby is born prior to full term and weight less than 2.5 kg is not be classified as LBW or small or date. अगर थोड़ा लेंथ में कम है तो भी चलेगा इतना वेट, लेकिन अगर पहले टर्म में हो गया लाइक 7 month में 8 month में हो गया तो 2.5 को हम नॉर्मली मान लेंगे. और जो पहले बॉर्न होते हैं ऐसे बच्चे को बोलेंगे प्रीमेच्योर. Now, distribution of weight gain during pregnancy. Nutrient need a RDA energy during pregnancy. A woman need more amount of almost every nutrient. The calorie requirement increases by 15% or more. The ICMR का full form मैंने बताया था, Indian Council of Medical Research. ये एक important term है, इसको ध्यान में रखिएगा. The ICMR has recommended that pregnant women intake should be 300 kilocalorie more than the normal intake. अगर normal woman ले रही है 2000 kilocalorie per day, तो after pregnancy वो 2300 kilocalorie लेना चाहिए. This is because the baby grows very rapidly in the second half of pregnancy. The composition of diet during pregnancy should be the same as for a non-pregnant woman. Hence, the contribution of calories from carbohydrate, protein, and fat does not change. But in cases like GDM, हम इंक्रीज नहीं करते कार्बोहाइड्रेट क्योंकि उनका पहले हमको ग्लूकोज लेवल नॉर्मल करना होता है. ओके, तो हम एडिशनली अगर वो नॉर्मल में अगर वो 2000 किलो कैलोरी वुमेन ले रही है और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके अगर उसका GDM हो गया है तो हम उसको नॉर्मल जितना ही कैलोरीज देंगे, उसको बढ़ा के नहीं देंगे इस केस में. तो केसेस पे चेंज होता है. बेसिक्स आर दिस, लेकिन मॉडिफिकेशन आपको हर जगह करनी पड़ेगी. यू हैव टू चेक GDM मदर, जो भी GDM है पेशेंट, उनका आपको पहले चेक करना होगा डाइट हिस्ट्री, वो कितना खा रही है. ठीक है, फिर जितना भी खा रही है उससे उनका जो ब्लड शुगर है वो कितना ज़्यादा एलिवेटेड है. ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा एलिवेटेड है तो हमको कैलोरीज भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी एंड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड एट अ टाइम क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी. डायबिटीज में क्या फॉर्मूला होता है? एट अ टाइम ज़्यादा नहीं खाना है एंड बार बार खाना है, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना है, उससे उनका शुगर लेवल मेंटेन रहता है. So 300 kilocalorie more than her normal intake in the second half of the pregnancy. Second half में बढ़ेगा. This is because the baby grow very rapidly in the second half of pregnancy. The composition of the diet during pregnancy should be the same as for the non-pregnant women. Hence, the contribution of calories from carbohydrate, protein, and fat does not change. However, carbohydrate intake should not be more than 100 gram per day, less than 100 gram per day. 100 gram आपको लेना है. Pregnant adolescent girl, underweight women and women who are
expected active may require more energy. एडोलेसेंट में ज़्यादा क्यों? क्योंकि उसको साथ साथ ग्रोथ भी कंटिन्यू है खुद का. सो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा? For composition of nutrient requirement of pregnant to second and third trimester and non-pregnant women. Proteins क्या होगा? Proteins are needed for the growth of the fetus, है ना? तो obviously क्या होगा? Tissues बन रहे हैं new, है ना? तो ज़्यादा प्रोटीन लगेगा. The mother should take about 14 gram of protein more than normal women during the second half of the pregnancy. This increase could be either through vegetarian sources such as pulses, soybean, milk and milk product, or through meat, fish and eggs in the diet. Vegetarian के लिए best source क्या है? आपका soybean pulses में, and best part is milk and milk product. अगर patient milk and milk product खा सकता है तो उसको उसी से ज़्यादा जोर देना है, सोयाबीन पे ज़्यादा नहीं जाना है. This is based on the need of because क्यों मैंने बोला? क्योंकि जो pulses हैं मोस्टली वो सेकेंड क्लास प्रोटीन होते हैं, जितना हम खाते हैं उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होता. बट जो एनिमल सोर्स हैं, दूध, दही एंड पनीर, छेना, ये सब चीज़ें प्रोटीन का मैक्सिमम पार्ट हम यूज कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं. एंड नॉन वेजिटेरियन के लिए बेस्ट आर फ्लेश. उसमें आपका आयरन भी आ जाएगा एंड आपका प्रोटीन भी अच्छा होगा. दिस इज बेस्ड ऑन नीड ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन प्लस द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ नीडेड ऑफ ग्रोथ, लाइक जो नॉर्मल में जितना था प्लस 14 grams. Therefore, the need of protein follows this growth rate. It is important to ensure protein quality as well as quantity. So, I told you about quality, है ना? First class, second class, so always go for first class. As well as quantity. The physical active pregnant woman and adolescent girl who, however, require more as compared to sedentary pregnant women. Sedentary मतलब जो ज़्यादा बैठ के रहते हैं. उससे किसको ज़्यादा रहेगा ज़रूरत? जो एडोलेसेंट है और जो ज़्यादा एक्टिव है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं? जो क्वांटिटी में कम लगते हैं, लाइक कैल्शियम, आयरन, है ना. मिनरल्स आर एंड विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम. इनके लिए चाहिए बेसिकली. Since energy intake increase, the requirement of few micronutrients needed for energy utilization, that is thiamine, niacin, riboflavin and magnesium also increase. Since protein need are higher, the requirement for B6 and zinc also increases. Micronutrient involves in the growth and development of bone and connective tissue and the synthesis of new cell and needed in greater amount. Okay, पूरा नया बॉडी बन रहा है प्रेगनेंसी के टाइम, है ना. तो वहाँ पे बोन फॉर्मेशन भी हो रहा है, आरबीसी भी बन रहा है ना. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस केस में. ये जनरली जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, माइक्रोग्राम्स में चाहिए होते हैं, राइट. फिर भी हम मोस्ट ऑफ द लाइक हम ग्रुप्स अगर बोले तो उनमें डिफिशिएंसी होता है. विटामिन डी एंड कैल्शियम, आयरन मोस्टली फीमेल्स में डिफिशिएंट रहता है. तो कोशिश करना है इसको कंप्लीट करने के लिए.
हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी दीज हैपन ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है प्रेगनेंसी में, बिकॉज अभी न्यू बॉडी बन रहा है तो फिर उसको तो ब्लड चाहिए ही, वो तो यूज करेगा इनफैक्ट, सॉरी, वो जो फीटस है, एंड बॉडी में से यूज हो रहा है, हमारा बॉडी से डिप्लीट हो रहा है, हमारा बोन्स से डिप्लीट हो रहा है कैल्शियम, तो आयरन वहां से कम हो रहा है हमारे ब्लड से, तो हम क्या हो सकते हैं, अनेमिक हो सकते हैं। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, हाइपरटेंसिव हो जाते हैं पेशेंट समटाइम्स। प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, ये कॉमन हो रहा है आजकल, HTN एंड GDM। प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी, adolescent pregnancy, these are the problems nowadays. So now I am going to end this class. अभी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ अगर क्वेरीज है, कुछ समझ में नहीं आया, एंड कुछ आपके रिलेटेड फ्रेंड्स या फैमिली में कुछ सजेशन चाहते हैं ना। सो मेक श्योर आपके जो आसपास में अगर कोई प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रहे हैं या फिर है, तो उनको ध्यान रखिए कि वो कैल्शियम प्रोटीन ज़्यादा लें। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एटलीस्ट वो 750 ml पर डे ले, या तो दही के फॉर्म में, या तो मिल्क के फॉर्म में, या तो छेना फॉर्म में। उनसे उसकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, लाइक कैल्शियम कंप्लीट हो जाएगा, उससे प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर देंगी। एंड DHA जो बेबी के फीटस के जो ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ में हेल्प करता है, वो भी मिल जाता है मिल्क से। तो कोशिश करनी चाहिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए डाइट में। घी आप भले कम दो, घी तो आपका मिल्क आप दे दोगे अगर 750, उसमें ऑलरेडी फैट जा ही रहा है, तो DHA वहां से मिल जाएगा। अलग से घी नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट कोशिश करना है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए डाइट में। लोटस स्टेम इंक्लूड करें जो कि वेरी रिच इन आयरन है, एंड लीफी वेजिटेबल जरूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स अगर आयरन की मेडिसिन चल रही है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, तो लीफी वेजिटेबल विल हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन। एंड जो डिविजन्स हैं जो मैंने मेन्यू में बताया था, मेन मील में सीरियल्स, दाल, प्रोटीन होना चाहिए, एंड मिक्स वेजिटेबल होना चाहिए जिससे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फ्रूट्स का पार्ट एक अलग से होना चाहिए। तो इस तरह से डाइट प्लान करने से उनका न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी नहीं होगी, एंड वो कंप्लीट न्यूट्रिशन अचीव कर पाएंगे, एंड बेबी विल बी हेल्दी। दैट इज द गुड थिंग। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं जो प्रेगनेंसी में ही आ जाते हैं मेरे पास, मोस्टली GDM ही आते हैं। आजकल भी उतना अवेयरनेस नहीं है कि आप प्रेग्नेंट है तो एक अच्छी डाइट फॉलो करना चाहिए। मोस्टली GDM पेशेंट आते हैं, तो उनके बच्चे ज्यादा एक्टिव हो देखने में आए, क्योंकि वो अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं। तो जब बच्चा हो रहा है तो वो एक अच्छे DHA के साथ और एक्टिव एंड बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है बच्चे का। दैट इज द गुड थिंग। तो एक लाइफ, अगर कोई इंसान बड़े होकर डायबिटिक है तो उसका रीजन हो सकता है उसके मदर के वॉर्म से ही स्टार्ट हुआ है ना। हो सकता है उस टाइम वो बहुत फैटी हो, या उसके सेल्स में बहुत ज्यादा, ब्लड पूल में बहुत ज्यादा शुगर हो सकता है वहां से स्टार्ट हुआ। तो कोशिश करनी चाहिए जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तभी से एक अच्छी डाइट फॉलो की जाए। आउट ऑफ दिस टॉपिक आई वांट टू डिस्कस अबाउट डायबिटीज। डायबिटीज में जनरली पेशेंट बहुत ही लाइटली ले लेते हैं चीज़ों को, अपने ब्लड शुगर लेवल को, और उसको नॉर्मल नहीं लाते डाइट की हेल्प से। बट बाहर में तो उनको उस टाइम नहीं समझ में आ रहा, लेटर ऑन अंदर अंदर उनकी बॉडी को वो हार्म कर रहा है। जो शुगर सर्कुलेट हो रहा है उनके सेल्स में, उनके ऑर्गन्स में, वो उनके सेल्स ऑर्गन्स को खराब कर रहा है, उनके लिवर को खराब कर रहा है। लेटर ऑन आफ्टर 5 years हो सकता है वो किडनी पेशेंट्स होकर आए। तो ध्यान रखना चाहिए ये जो ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं वो क्यों कराए जाते हैं, ताकि पता चले अल्टरेशन है
तो उसको नॉर्मल करना है, ठीक है। तो नॉर्मल कैसे करना है? एक अच्छी डाइट के साथ उसको नॉर्मल करना है। आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी आप लोग को। इट इज रिलेटेड टू योर डे टू डे लाइफ। या मिस मीनाक्षी। Yes, ma'am. Today class really interacted with our daily life. Yeah. Today I want to tell you, I have put so much oil in my hair, so I thought I will switch off my camera and I'll take class. But मुझे लगा उतना इफेक्ट नहीं आता जब आप विजुअली देख के आप सुनते हैं ना, दोनों चीजें काम करती है, आईज एंड ईयर। तो मैंने सोचा जैसे भी दिख रहे हैं, आई हैव टू स्विच ऑन माय कैमरा, तो इसलिए मैंने ऑन ही रखा। समटाइम्स ऑफ रहने से उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता है, भले आप कुछ वैसा देख नहीं रहे, कुछ विजुअल्स नहीं है, फिर भी वी फील मोर इन्वॉल्व व्हेन यू सी एंड योर हेयर, तो ज्यादा इफेक्ट होता है। So it is 8 p.m. Any queries? Okay. Now I am going to end the class. Thank you, everyone. Jai Shri Krishna. Bye, mom. Good night.